हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नीट प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को लिए हैं और जिसको हम आपको आंसर बताएंगे बिना इसे सॉल्व किए गए। इस तरह के सभी क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते। इस मेथड का मैंने नाम दिया है नॉकआउट मेथड। मतलब एक एक करके हम ऑप्शंस देखते हैं और उसे हम नॉकआउट करते हैं यदि वो आंसर नहीं है तो। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस तरह का सॉल्यूशन जो है सो आप सभी क्वेश्चन के साथ नहीं कर सकते, केवल कुछ क्वेश्चंस के साथ आप कर सकते हैं और उस क्वेश्चंस का आंसर आपको एक्सप्रेशन के रूप में मिलेगा, नंबर में नहीं मिलेगा। जैसे नंबर 1 2 3 4 हो तो इस तरह में आप इसको नहीं बता सकते नॉकआउट मेथड से। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आप उसके जो है सो डायमेंशंस को चेक कीजिए। पहले ट्रिक ये है कि डायमेंशन चेक कीजिए। देखिए सबका डायमेंशन सेम है या डिफरेंट है। यदि सबका डायमेंशन डिफरेंट है तो ये चांसेस है कि जो आपका आंसर है उसका डायमेंशन सही होगा, बाकी का गलत होगा। कुछ केसेस में दो ऑप्शन का सेम डायमेंशन होगा, तब वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आपको जो है सो इसका एक्सट्रीम कंडीशन में जाकर एक हम एक्सट्रीम सिचुएशन में जाएंगे। मतलब वहां पर जो वेरिएबल्स हैं उस वेरिएबल्स को हम वेरी करेंगे और वेरी करके हम ये पता करेंगे कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो इमेजिनरी तो नहीं आ रहा है, या यदि उसे पॉजिटिव होना चाहिए तो निगेटिव तो नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हम उसको नॉकआउट करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, वो ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जो कि नीट के इक्विवेलेंट है, 2015 का है। इसमें क्या बता रहा है? इसमें बता रहा है कि एक ब्लॉक ए ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस पर एक ब्लॉक है, मास m1 इस पर रेस्ट कर रहा है। ये लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू इट पासेस ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली। ये फ्रिक्शनलेस पुली है। फ्रिक्शनलेस पुली है मतलब दोनों साइड में टेंशन सेम है। मासलेस स्ट्रिंग है, लाइट स्ट्रिंग है मतलब मासलेस स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम है। मान लेते हैं टेंशन हर जगह T है और A है m2। B of mass m2 is suspended। m2 यहाँ से सस्पेंडेड है। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन टेबल एंड m1 is k, mu k। When the block A is sliding on the table, ये स्लाइड कर रहा है इस पर, the tension in the string is, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग कौन सा होगा? ठीक है, तो इसे हम सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सॉल्व करने के करके आप इसे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो एम है वो आपको ये दिखाना कि बिना सॉल्व किए भी हम इसको बता सकते हैं। तो पहला चीज़ क्या है, हम सबका डायमेंशन चेक करेंगे और डायमेंशन चेक करके हम देखते हैं कि कौन किसका डायमेंशन। यहाँ पर क्या पता करने बोला है? टेंशन, जो कि एक फोर्स है और फोर्स का डायमेंशन जो है सो mg होता है। फोर्स मास टाइम एक्सलेशन, g एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यहाँ पर देखिए ये मास कट गया। ये दोनों टर्म का जो डायमेंशन है वो मास का है और डिनोमिनेटर पे भी मास का है। तो मास का डायमेंशन खत्म हो गया और इसका डायमेंशन मिला केवल g का, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो टेंशन हो ही नहीं सकता। सेम हाल यहाँ पर भी है, ये मास और मास का डायमेंशन खत्म हो गया, बच गया g। ये तो टेंशन है ही नहीं। तो दो तो ऑप्शन ऐसे ही चला गया। यहाँ पर देखिए नीचे में एक मास है और ऊपर में दो मास है। एक मास यहाँ से खत्म हो गया और मास टाइम g ये हो सकता है। वही साल यहाँ भी है, ये भी मास टाइम ये है, तो ये हो सकता है। तो ये लास्ट दो ऑप्शन में हमारा एक आंसर होगा। अब दोनों में से कौन सा आंसर होगा ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर म्यू के है उसको वैरी करते हैं। यदि म्यू के को हम बढ़ा दें तो बताइए ये जो टेंशन है वो बढ़ेगा या घटेगा? आप म्यू के को बढ़ा दीजिए तो इसका एक्सलेशन को क्या होगा? एक्सलेशन जो नीचे है इधर जा रहा है, इसमें एक्सलेशन सेम एक्सलेशन है, वो बढ़ेगा या घटेगा? ऑफ कोर्स यदि म्यू के बढ़ा देंगे तो एक्सलेशन घटेगा। एक्सलेशन जो है सो घटेगा तो टेंशन यहाँ पर देखिए एक्सलेशन घट रहा है तो टेंशन इस पर एक फोर्स तो सेम हमेशा लग रहा है m2g इसका वेट, और टेंशन ऊपर में लग रहा है और इसका एक्सलेशन घट रहा है। इसका मतलब ये फोर्स बढ़ रहा है, तभी इसका एक्सलेशन घट सकता है, राइट? तो टेंशन बढ़ रहा है। तो ये हमारा कंसेप्ट है यहाँ पर कि यदि हम म्यू के को बढ़ाएंगे तो टेंशन को घटना चाहिए। अब ये दोनों ऑप्शन में से देखिए किसमें म्यू के को बढ़ाने से टेंशन बढ़ता है। यहाँ पर म्यू के को बढ़ाने से टेंशन बढ़ता है, तो यही आपका आंसर है। ये नहीं है, यहाँ पर टेंशन घट रहा है, म्यू के बढ़ा रहे हैं तो टेंशन घट रहा है, ये भी नहीं हो गया। तो इसमें हमने क्या देखा, दो को डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो उसको मैंने वैसे ही रूल आउट कर दिया। तीन तो जो है दो
ऑप्शन 3 और 4 जो है सो डायमेंशनली करेक्ट है। तो यहाँ पर हमने वो एक म्यू के को वेरी किया और म्यू के को वेरी करने के बाद हमें जो टेंशन है यहाँ पर हम कॉमन सेंस से देख सकते हैं कि यदि म्यू के बढ़ जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा, क्योंकि अपोजिंग फोर्स बढ़ गया है तो एक्सेलरेशन कम होगा। और M2 को यदि हम देखें इसका एक्सेलरेशन कम कब होगा, एक फोर्स तो फिक्स्ड है तो दूसरा फोर्स यही वेरी करेगा T, और इसको ज़्यादा होना पड़ेगा। और ये दो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को देखने पर हमें लगता है कि थर्ड में म्यू के बढ़ता है तो एक्सेलरेशन टेंशन बढ़ेगा। इसका मतलब है ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोन इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ स्ट्रिंग एंड रोटेटेड इन ए वर्टिकल सर्किल। ये वर्टिकल सर्किल है। इफ स्ट्रिंग ब्रेक्स एट द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम टेंशन इट विल ब्रेक एट विच पोजीशन, B, D, A, C। ये है, यही हर जगह है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये सर्कुलर मोशन में है और सर्कुलर मोशन के लिए हमें चाहिए क्या, एक सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई एक्सटर्नल एजेंट। यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्सेस है उस जो बॉल है इस पर जो लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस है स्टोन पर, एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन स्टोन, ये दो ठो है, एक है टेंशन और दूसरा है इसका वेट, बॉल का वेट mg। यही दोनों जो है सो ये लगाएगा, क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कितना होता है, कितना होना चाहिए, mv²/r। तो यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ सबसे ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भी सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, भी सबसे ज़्यादा यहाँ होगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका वेलोसिटी कम होगा। तो भी जो है सो मैक्सिमम है कहाँ पे, बी पे है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी सबसे ज़्यादा कहाँ चाहिए, बी पर। और दूसरी बात ये mg जो है वो कभी सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा, जैसे यहाँ पर है, ये भी जो है सो टेंशन के साथ में ये टेंशन और ये mg दोनों मिल के यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर केवल टेंशन प्रोवाइड करेगा क्योंकि mg इधर है, उसका कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं है। यहाँ mg जो है सो इसको ना ही असिस्ट करेगा ना ही रेसिस्ट करेगा, ना ही इसको सपोर्ट करेगा ना ही इसको अपोज करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने में। लेकिन यहाँ पर ये कंप्लीटली अपोज कर रहा है। तो एक तो यहाँ पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा चाहिए, और उसके बाद में ये mg उसको अपोज भी कर रहा है। मतलब टेंशन यहाँ पर दो काम कर रहा है। एक काम तो कर रहा है कि बहुत ज़्यादा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए वो दे रहा है टेंशन, ये सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, ये पर बी पर। और दूसरा काम कर रहा है ये इसको भी संभाल रहा है, ये जो अपोज कर रहे हैं उसको भी संभाल रहा है। तो टेंशन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, टेंशन सबसे ज़्यादा यहाँ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 जो बी में है। सो तो इसको हम बस ऐसे समझ लिए कि टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होता है। भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स सबसे ज़्यादा यहाँ लगना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि mg भी सपोर्ट करे, लेकिन वो mg सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, उसको अपोज भी कर रहा है। तो ये कि mg को बैलेंस करो और उसके बाद में बहुत ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करो, वो तो बी पर हो रहा है। तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर डिसिपेटेड इन एन LCR सर्किट कनेक्टेड टू एन AC सोर्स इज ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E या एप्सिलॉन इज, कौन सा है, पावर पूछा है। जस्ट पावर जो है कितना हो, कौन सा होगा इसमें से, पावर कितना होता है, पावर होता है I²R, राइट। और I को हम लिख सकते हैं E/R, ये वोल्टेज जैसा है, बैटरी के सेल का वोल्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना आया, ε²/r। ये डायमेंशन है किसका, पावर का। देखिए ε²/r है हर जगह, डायमेंशनली केवल चेक करेंगे, डायमेंशनली चेक करेंगे। ये देखिए ε²r है और नीचे में क्या है, r²। तो यहाँ पर हो गया ε²r, केवल डायमेंशन हम चेक कर रहे हैं और कुछ नहीं। नीचे में r, तो ये आ गया ε²r। ये डायमेंशनली करेक्ट है। गारंटी नहीं है कि ये सही होगा, जो डायमेंशनली करेक्ट है वो गारंटी नहीं कि सही होगा, लेकिन जो सही होगा उसे डायमेंशनली करेक्ट भी होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, तो ये हो सकता है। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, इसका डायमेंशन क्या है, ε², और यहाँ पर ये r, ये डायमेंशन हुआ, और नीचे में r, ये दोनों कट गया। ये क्या, पावर का डायमेंशन है, पावर का डायमेंशन ε²/r होता है, तो ये नहीं है, ये खत्म हो गया। थर्ड का देखें, इसका डायमेंशन क्या है, ε², यहाँ r²,
और नीचे में r, तो ये हो गया एप्सिलॉन स्क्वायर बाय नहीं r मल्टीप्लाई r, ये भी डायमेंशन नहीं है, ये भी खत्म हो गई। और लास्ट वाला देखिए एप्सिलॉन स्क्वायर r और नीचे में r स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो r, ये डायमेंशनली इतना वैल्यू आया इसका, ये भी जो है सो पावर नहीं है, पावर एप्सिलॉन स्क्वायर बाय r है, वो केवल एक ऑप्शन में आया नंबर 1, यही आपका आंसर है। आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं कि एलसीआर सर्किट में पावर कितना होता है नहीं होता है, इसका इम्पीडेंस क्या है, या कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। यदि आपको केवल ये पता है कि इसका पावर जो है उसका डायमेंशन क्या होगा, पावर का डायमेंशन यहाँ पर आता है, केवल इसका जो डायमेंशन है एप्सिलॉन स्क्वायर बाय r का 4 में से किसी एक का ही है। जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा उसमें यूजुअली डायमेंशन एक ही का सही होता है, जो सही आंसर है उसी का, बाकी का नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, ये ब्लॉक ऑफ मास m इज इन कॉन्टैक्ट, यहाँ पर इन कॉन्टैक्ट विद द कार्ट, ये कार्ट है C एज शोन इन द फिगर, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार्ट इज म्यू, यहाँ पर जो है सो म्यू है। द एक्सेलरेशन अल्फा, ये अल्फा ऑफ द कार्ट, अल्फा है इसका एक्सेलरेशन, विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग सेटिस्फाइज विच कंडीशन जो है सो सेटिस्फाई करेगा। ये जो इसको यदि ये ब्लॉक रुक जाए तो क्या होगा, यहाँ से नीचे गिर जाएगा, राइट, क्योंकि इसको रोकने वाला जो फोर्स है यदि mg ज़्यादा रहेगा म्यू n, और n यदि रुका हुआ है तो n जीरो है, n जीरो होगा, और तब ये mg सो हमेशा ही जीरो से ज़्यादा है, मतलब हमेशा गिर जाएगी। यदि ये ब्लॉक रुका, ये कार्ट रुका हुआ है तो ब्लॉक हमेशा गिर जाएगा, क्योंकि n जीरो है यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर हमें इसको बनाना नहीं है, हमें यहाँ से देख के बताना है। तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, पहला चीज हम जो चेक करते हैं वो देख लेते हैं कि डायमेंशनली हम किसी को रूल आउट कर सकते हैं क्या। तो देखते हैं ये हमें क्या बताना है, जो बताना है द एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द कार्ट, अल्फा जो है सो ठीक है ये एक्सेलरेशन है, इधर राइट साइड में जो है इसका डायमेंशन क्या है, ये फोर्स है mg, ये फोर्स है, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। यहाँ पर g बाय m है, ये पता नहीं इसको आप क्या कहेंगे, g बाय m, ये g नहीं, g का जो है उसका डायमेंशन एक्सेलरेशन का डायमेंशन है, ये m एक्स्ट्रा में आ गया, तो ये भी खत्म हो गया। ये दोनों डायमेंशनली इनकरेक्ट है। थर्ड में देखिए ये म्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो यहाँ पर अल्फा का वही डायमेंशन है जो जी का है, यहाँ भी अल्फा का वही डायमेंशन है जी का, तो ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो गया। तो ये दोनों में से किसको चूज किया जाए, अभी 50-50% चांस है, इसको अब हम दूसरे जो अपने कॉमन सेंस है उसको लगाकर देखते हैं कि किसे चूज करना चाहिए हमें। तो ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, देखिए यदि म्यू को हम बढ़ा दें, ये म्यू को बढ़ा दें तो अल्फा को कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। यदि इसके बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करना पड़ेगा या कम एक्सेलरेशन में भी काम चल जाएगा। म्यू को यदि हम बढ़ा देते हैं तो अल्फा को उतना घटा सकते हैं, तो अल्फा को हम घटा सकते हैं ना, और यदि म्यू को हम घटा देंगे तो अल्फा हमें और बढ़ाना पड़ेगा। बस ये देखिए यहाँ पे इसको रोके हुए गिरना चाहता है, लेकिन इसको पुश कर दे रहा है गिरने से पहले। तो यदि हम म्यू हम कम कर देंगे, म्यू को यदि हम कम कर देंगे तो ज़्यादा स्लिप करेगा, नीचे आना चाहेगा, उसको रोकने के लिए क्या हमें अल्फा को बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए दोनों में से कौन होकर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि म्यू को बढ़ा देने पर अल्फा घट जाए या म्यू को घटा देने पर अल्फा बढ़ जाए। म्यू को घटाते हैं, इसको हम लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं दोनों में से। म्यू को घटाते हैं, यहाँ म्यू को घटा दिए तो अल्फा बढ़ गया, ये बता रहा है कि अल्फा बढ़ गया, ये बोल रहा अल्फा और भी घट गया। म्यू को घटाते हैं तो अल्फा भी घट जाता है, ये तो नहीं हुआ। ये बोल रहा है म्यू यदि घटाएंगे तो कोशिएंट बढ़ जाएगा, वही बोल रहा है कि अल्फा जो है बढ़ जाएगा। तो आंसर हमारा हो गया ए। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है और इसमें क्या है कि व्हाट इज द डेप्थ एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/n टाइम्स द वैल्यू दैट द सरफेस ऑफ अर्थ। धरती के अंदर में जो है सो किसी पॉइंट पर यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है, ये बोल रहा है कि वो है जो धरती के सरफेस पर यदि मान लेते हैं g0 है तो उसका nth टाइम्स है, 1/nth टाइम्स है, ठीक है। और ये 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, कौन सही है बताना है। डेप्थ जो है उसको बताना है, डेप्थ को h से डिनोट करें या जो भी है, यहाँ तो बना नहीं रहे तो किसी से भी डिनोट करने का क्या जरूरत है।
डायमेंशनली पहले चीज कैसे क्या बताए थे कि डायमेंशनली चेक करते हैं, डायमेंशन चेक। इसका डायमेंशन क्या है, n तो एक टाइम्स है लेकिन नंबर है, 4 गुना 5 गुना 10 गुना है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं। इसका भी r है, इसका भी r है, इसका भी r है, इसका भी r है, सब करेक्ट है, चारों ऑप्शंस करेक्ट है, तो ये काम नहीं करेगा। दूसरा देखते हैं जो कॉमन सेंस है उसको यूज करते हैं। क्या यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे n को हम बढ़ाएंगे, n को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे ये डेप्थ को क्या होना चाहिए, n को बढ़ा रहे हैं मतलब g घट रहा है, n को बढ़ा रहे हैं इसका मतलब है g घट रहा है, राइट, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और g घट रहा है तो ये जो डेप्थ है वो डेप्थ को क्या होगा, डेप्थ यदि h से डिनोट कहें तो डेप्थ क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसे जैसे धरती के नीचे जाते हैं तो घटता जाता है, एक्चुअली वो लीनियरली घटता है और यहाँ पर उसका सेंटर पर 0 हो जाता है तो वो घटेगा। और जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये 0 हो गया, वो कहाँ पर होगा, h इक्वल टू r। यहाँ मैंने गलत लिख दिया, डेप्थ बढ़ेगा घटेगा नहीं। देखिए n बढ़ रहा है, ये g घट रहा है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट रहा है, वो यहाँ से जो डिस्टेंस है उसको हम डेप्थ कहते हैं, ये है डेप्थ। वो डेप्थ बढ़ रहा है, यहाँ सेंटर से घट रहा है लेकिन यहाँ से बढ़ रहा है, डेप्थ बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते ये मैक्सिमम हो गया r जो रेडियस ऑफ अर्थ है। कब, जब n इज टू इन्फिनिटी है, n इज टू इन्फिनिटी का मतलब हुआ g टेंड्स टू 0, वो होगा h इज टू r पर। तो यही दोनों फैक्ट को हम यूज करेंगे। पहला कि जब हम n को बढ़ाते हैं तो डेप्थ को बढ़ना चाहिए, चेक करते हैं n को बढ़ाते हैं तो ये बढ़ रहा है, ये पूरा का पूरा डेप्थ है, हाँ ये बढ़ रहा है, n को बढ़ाएंगे तो घट रहा है, एक चला गया नहीं, ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा यहाँ पर n को बढ़ा रहे हैं तो डेप्थ घट रहा है, ये भी घट रहा है, ये भी नहीं चलेगा, ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो गया। यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिखते हैं 1 - 1/n। अब देखिए n को यहाँ पर हम बढ़ा रहे हैं तो ये डेप्थ क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है। n को बढ़ा रहे हैं तो ये नंबर छोटा होता चला जा रहा है, ये नंबर छोटा होता चला जा रहा है तो ये टोटल नंबर जो है सो बड़ा होता चला जा रहा है। तो ये n बढ़ रहा है तो ये h जो है वो भी बढ़ रहा है। पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन जो है वो क्या है कि जब n इन्फिनिटी है तो h कितना है, r होना चाहिए। n इन्फिनिटी ये हो गया 0, r टाइम्स 1 - 0, 1 - 0 मतलब r। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया, पहला और सेकंड, तो यही है गया आपका आंसर। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप चेक करना चाहते हो तो इसको भी कर सकते हो। इसको हम लिख सकते हैं r, n को हम नीचे लेकर डिनोमिनेटर में 1/n - 1 है ऐसे। अब सेकंड कंडीशन को ही देखते हैं, n यदि इन्फिनिटी है तो h कितना होगा, ये क्वांटिटी h कहते हैं इसको, h कितना हो जाएगा, ये इन्फिनिटी मैंने 0 हो गया माइनस, मैंने ये गलत लिख दिया, 1 - 1/n, 1/n 0 हो गया तो h इज इक्वल टू r/1। ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। पहला कंडीशन जब n जो है बढ़ रहा है तो h बढ़ रहा है या घट रहा है, n बढ़ रहा है, ये वाला कम हो रहा है, ये वाला कम हो रहा है तो ये वाला बढ़ रहा है, ये टोटल क्वांटिटी बढ़ रहा है तो h जो है सो कम हो रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो कोशेंट घट रहा है, ये नहीं चाहिए। जब n बढ़ेगा तो h को भी बढ़ना चाहिए, यहाँ उल्टा हो गया, इसके वजह से ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, यूज किया जस्ट कॉमन सेंस यूज किया, क्योंकि डायमेंशनली सभी करेक्ट हैं। और यहाँ पर जो कॉमन सेंस ये है कि जब हम n को बढ़ा रहे हैं तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट रहा है और तब डेप्थ हमारा बढ़ेगा, n को बढ़ा रहे हैं तो डेप्थ हमारा बढ़ेगा। और सेकंड कंडीशन ये है कि जब n को इन्फिनिटी हो जाए तो h जो है सो r हो जाएगा। n इन्फिनिटी का मतलब है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0, और वो कहाँ होता है, सेंटर ऑफ द अर्थ पर, जहाँ पर जिसका डेप्थ को हम कहते हैं r। और ये दोनों को हम एक एक करके वेरीफाई किए तो हमारा आंसर आया है इसमें। तो इसमें थोड़ा सा ग्रेविटेशन का नॉलेज रहना जरूरी है, ये कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, धरती के नीचे जाते हैं तो ग्रेविटेशन हमारा घटता है और सेंटर पे 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन फ्री पाथ लैम्डा
ये मेन फ्री पाथ लैम्डा एक, इसका क्या, किसका डायमेंशन है लैम्डा? ये फ्री पाथ है, मीन फ्री पाथ, ये लेंथ है फॉर ए गैस विथ मोलिकुलर डायमीटर डी, ये इसका भी डायमेंशन लेंथ है, डायमीटर है। और नंबर डेंसिटी एन है, ये एन क्या है? नंबर डेंसिटी है। नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ समथिंग, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या गैस मॉलिक्यूल्स जो भी है पर यूनिट वॉल्यूम। इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसका डायमेंशन है L3, तो L-3, तीनों का डायमेंशन यहाँ पर मैंने बता दिया। अब डायमेंशनली चेक करते हैं, डायमेंशन चेक। पहला वाला चीज है डायमेंशन चेक, उसके बाद में कॉमन सेंस। तो डायमेंशन चेक करते हैं। पहला केस में क्या डायमेंशन है? ये √2 का तो कोई डायमेंशन नहीं है, पाई का डायमेंशन नहीं, उसे भूल जाते हैं। इसका डायमेंशन है 1/n का डायमेंशन और d2 का डायमेंशन। किसका डायमेंशन जो उसे लेंथ का आता है चेक करना है। n का डायमेंशन क्या है? L-3, और यहाँ पर L नॉट -3, हाँ L का नीचे लिखना पड़ेगा ना, L-3 ऊपर लिख दिया मैंने। क्या आ गया 1/, ये L आ गया, L, ठीक है, ये तो सही है, ये L आ गया, ये तो सही है, डायमेंशनली सही है। नेक्स्ट 2 में देखते हैं, ये क्या है? 1/n² d²। n² को क्या लिखेंगे? 1/L3, तो यहाँ पर हो जाएगा L6, या यहाँ पर एक बार लिख सकते हैं L⁻⁻⁶, जो ऊपर में जाके L⁻⁶ हो जाएगा। और d2 का, d का डायमेंशन L है तो L2, L4, ये डायमेंशन गलत है, डायमेंशन आना चाहिए था लेंथ का। थर्ड वाला देखते हैं, ये क्या डायमेंशन है? n² b²। n का डायमेंशन है ऊपर में L3, यहाँ पावर 2 है तो 6 हो गया, और ये L2 हो गया, ये भी L4 है। ये दोनों तो सेम है, केवल नंबर अलग है, तो डायमेंशन तो सेम है, तो ये गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया, ये सही चला है। अभी तो पता चला कि ये सही, डायमेंशनली देखते हैं और भी कोई तो नहीं आ जा रहा है। यहाँ पे देखिए 1/n एंड d, n का डायमेंशन 1/L3 और d का डायमेंशन L, ये हो गया L2, ये भी गलत हो गया। केवल 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है जिसका डायमेंशन सही है, मतलब जिसका डायमेंशन मीन फ्री पाथ का डायमेंशन के बराबर है, जो कि होता है लेंथ का, वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ए बीम ऑफ कैथोड रेज इज सब्जेक्ट टू क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक E and magnetic field D. The fields are adjusted such that the beam is not deflected. The specific charge of the cathode ray is given by. क्या पूछ रहा है? स्पेसिफिक चार्ज। ये स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज, जब भी स्पेसिफिक कहते हैं तो पर यूनिट मास होता है, और चार्ज यहाँ है तो चार्ज यहाँ, चार्ज पर यूनिट मास मतलब E/m का है। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, हमें डायमेंशन से मतलब है, राइट। हम अपने से बता दिए m का जो भी डायमेंशन आएगा, यहाँ हम कैपिटल M या चार्ज को हम IT ऐसे करके नहीं लिख रहे हैं, वो सभी करके हम टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है सो डायमेंशन E का होना चाहिए और न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में डायमेंशन M का होना चाहिए। चारों में से चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ये 2 को भूल जाते हैं, b²/VE²। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी क्या है? वोल्टेज है। यहाँ पर हम थोड़ा सा बता देते हैं ये दोनों के लिए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है O और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, वो अकेले नहीं रहता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है सो E/c होता है, ये रिलेशन है। c जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और दूसरा वोल्टेज का भी देख लेते हैं, डायमेंशन क्या होता है। वोल्टेज कहाँ से आता है? वोल्टेज आता है वर्क डन बाय Q, चार्ज। आपने देखा वर्क डन जो बैटरी करता है यहाँ से, तो इसका जो डायमेंशन है वो कितना हो जाएगा? वर्क डन का जो डायमेंशन है बाय चार्ज का जो डायमेंशन है, चार्ज को E कह देंगे, E और Q का चार्ज सेम है, ये क्या हो जाएगा? mL2T-2। इतना तो याद ही रहता है कि वर्क का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन सेम है, और ये mL2 और ये है E का डायमेंशन। तो यही हम लिखेंगे जहाँ पे हम V का हमें जो डायमेंशन लिखना होगा तब वहाँ।
तो बी स्क्वायर को क्या लिखें, ई स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, और भी को क्या लिखें, ml2 t-2, और ऊपर में चला गया ई, और ई स्क्वायर यहाँ जो है सो नीचे है, ई स्क्वायर तो खत्म हो गया, आ गया ई बाय ये क्या है सी स्क्वायर, सी स्क्वायर का सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड का डायमेंशन क्या है LT -1, यहाँ पावर 2 है तो माइनस पावर 2 कर दिए, ये सी स्क्वायर का हो गया, और जो इधर बच गया ml2 t-2। अब बताइए ई ऊपर में तो ये सही है, नीचे में सही है क्या, नीचे में केवल m आना चाहिए था, यहाँ पे m के साथ में L2 t-2 ये सभी भी आ रहा है, ये तो बहुत कुछ आ रहा है, तो ये है नहीं, हम उतना लिखने नहीं जा रहे, उसे वहाँ लिख देते हैं ml4 t-4, ये हुआ नहीं, ये ऑप्शन खत्म। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन कौन सा है, VB स्क्वायर बाय ई स्क्वायर, VB स्क्वायर बाय ई स्क्वायर, केवल डायमेंशन चेक करना है, यहाँ से B बाई ई देखिए क्या आ रहा है, B बाई ई जो है सो 1/c आ रहा है, 1/c आ रहा है, और B की जगह पर ये भी निकाले थे ml2 t-2, यहाँ पर देखिए E जो है नीचे आ गया, आना चाहिए ऊपर, आ गया नीचे, आगे हम कोई कैलकुलेशन नहीं करने वाले, ये नहीं होगा, 2 का नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, VE स्क्वायर बाय BE, VE स्क्वायर बाय B स्क्वायर, तो B की जगह B बाई E क्या है C, और E बाई B यहाँ से E बाई B इक्वल टू C, और यहाँ भी बच गया, अभी की जगह लिखते हैं यहाँ पर C जो भी है LT-1, और ये है ml2 t-2 बाई, यहाँ पर देखिए फिर एक ये जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो नीचे आ गया, आना चाहिए था ऊपर, तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन भी खत्म, ये भी नॉकआउट हो गया। लास्ट है इसी को होना चाहिए, फिर भी चेक कर लेते हैं, ई स्क्वायर बाय VB स्क्वायर, ई स्क्वायर बाय VB स्क्वायर, इसका डायमेंशन ई बाय बी कितना, यहाँ से देख लेते हैं, ई बाय बी जो है C है, C स्क्वायर, और भी का हम तो भी निकाले थे, ये भी वेलोसिटी नहीं है, वोल्टेज है, ml2 t-2 चार्ज है, ये शायद हो जाए क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऊपर में आया है, C स्क्वायर का LT-2 C स्क्वायर है, C का होता है LT-1, C स्क्वायर का हो गया L2 t-2, इधर E, और यहाँ पर है ml2 t-2, ये तो कैंसिल आउट हो गया, फैक्टर आउट हो गया, E बाय M, यही है करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका डायमेंशन E बाय M का डायमेंशन है, तो सही आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा, अल्फा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और बीटा क्या है, यह है वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, हमें मैक्सिमम है मिनिमम हम सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहाँ नॉकआउट मेथड यूज कर रहे हैं। तो पहला चीज हमें क्या करना है, डायमेंशनली चेक करना है, डायमेंशन चेक, क्या पूछा है, टाइम पीरियड, आना क्या चाहिए, डायमेंशन टाइम का होना चाहिए, चारों में से देखते हैं कि डायमेंशन टाइम का है या नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, बी स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर, बी क्या है वेलोसिटी LT-1 बाय अल्फा एक्सलेशन LT-2 स्क्वायर है, L तो खत्म हो गया, ये बच गया T⁻², T स्क्वायर, इसका डायमेंशन हो गया ये T का 2, यहाँ पर वो नहीं चाहिए, खाली टाइम चाहिए, ये तो खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर 2, अल्फा बाय बीटा, इसका डायमेंशन क्या होगा, अल्फा का कितना है, अल्फा एक्सलेशन है LT-2, और बीटा वेलोसिटी है, ये क्या आया T-1 आया, ये भी नहीं, T नहीं आया, T हम ढूंढ रहे हैं। थर्ड ऑप्शन
बीटा स्क्वायर बाय अल्फा है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, बीटा क्या है, वेलोसिटी, तो एल टी एल टू टी माइनस टू, ये स्क्वायर का बीटा का एल टी माइनस वन है तो उसका स्क्वायर हो गया, अल्फा कितना है, एक्सलेशन एल टी माइनस टू, ये क्या आ गया, ये आ गया एल, एल नहीं होगा, मुझे टाइम चाहिए था, ये भी नहीं हो गया, तो यही होना चाहिए लास्ट वाला, चेक ही कर लेते हैं। 2 पाई का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि हम डायमेंशनली चेक कर रहे हैं, बीटा बाय अल्फा, देखिए लिख देते हैं अभी, 2 पाई का कुछ नहीं, बीटा जो है वेलोसिटी है एल टी माइनस वन और अल्फा एल टी माइनस टू टी, आ गया, ये सही है, तो हमारा आंसर सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ए कार इज नेगोशिएटिंग ए कर्व रोड ऑफ रेडियस r, the road is banked at an angle theta लिखना भूल गए, the coefficient of friction between the tires of car and road is mu s, the maximum safe velocity, क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो एल टी माइनस वन, चारों में से देखते हैं, देखिए ये जो ब्रैकेट में है, पैरेंथेसिस में है, बड़ा पैरेंथेसिस में जो है म्यू एस प्लस टेन थीटा, ये सभी डायमेंशन लेस है, इसका तो कोई डायमेंशन है नहीं, तो हमें किसका डायमेंशन चेक करना है, स्क्वायर रूट ओवर ये जी और आर का जो वेरियस कॉम्बिनेशन है। अब यदि आपको पता हो कि सैटेलाइट का जो स्पीड होता है वो कितना होता है, स्क्वायर रूट ओवर जी आर, ये वेलोसिटी है, स्पीड है, या फिर इसमें याद कीजिए ये सर्कुलर मोशन में यहाँ पर कितना होना चाहिए कंप्लीट करने के लिए 5 जी आर, यहाँ पर कितना होना चाहिए 2 और 3 जी आर, यहाँ पर 1 जी आर, तो ये देखिए स्क्वायर रूट ओवर जी आर जो वेलोसिटी है, तो आप यहाँ से उसको ऐसे ही देख सकते हो और आप बता सकते हो यही जो है सो ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्योंकि ये जी बाई आर एक्स वेलोसिटी का डायमेंशन नहीं है, जी बाई आर स्क्वायर भी नहीं है, जी आर स्क्वायर भी नहीं है, केवल यही है, तो यही सब तुरंत बता सकते हैं, और नहीं तो एक बार देख लीजिए स्क्वायर रूट ओवर जी आर का जो डायमेंशन है क्या, जी का एल, जी तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एल टी माइनस टू, आर का एल, एल का पावर 2, एल बाहर आ गया, टी का माइनस 2, एल बाहर आ गया, यही वेलोसिटी है, तो ये यहाँ पर सही हुआ, तो जी को आर से डिवाइड करने पर नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, यही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 10, ए ट्रक इज स्टेशनरी एंड हैज ए बॉब सस्पेंडेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग, सो ट्रक है, यहाँ पर ये ट्रक है और एक बॉब यहाँ से सस्पेंडेड कर रहा है, स्टेशनरी रुका हुआ है, द ट्रक सडनली मूव्स टू द राइट, इधर मूव करता है, तो ये बॉब को जो है झटका लगेगा, वो पीछे रह जाएगा, ये जाके यहाँ पर ऐसे स्टैटिक होगा। खैर ये सभी मुझे नहीं करना है, हम क्योंकि इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हमें तो नॉकआउट मेथड यूज करना है। द ट्रक सडनली मूव्स टू द राइट विथ एन एक्सलेशन अल्फा, अल्फा से जा रहा है, अल्फा नहीं एक्स ए से जा रहा है, द पेंडुलम विल टिल्ट किधर, अब यहाँ पे इतना तो कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, आगे जाएगा तो टिल्ट लेफ्ट में करेगा, ठीक है ना, वो टिल्ट लेफ्ट में करेगा। आगे वैल्यू देखते हैं, द पेंडुलम विल टिल्ट टू द लेफ्ट और राइट जो भी है, एंगल, ये एंगल पूछ रहा है थीटा, यहाँ पर एंगल कितना है, यहाँ पर जो है सो एंगल है साइन थीटा इजकल टू जी बाई, क्या ये सही? अब यहाँ पर जो डायमेंशन तो चेक करने का है नहीं क्योंकि ये डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है, दोनों का डायमेंशन जो है सो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है या एक्सलेशन का है, तो यहाँ पर कॉमन सेंस यूज करेंगे। साइन थीटा का वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकता, इसका मिनिमम वैल्यू -1 टू मैक्सिमम वैल्यू +1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन -1 और 1 के बीच में 2 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं, ए के बारे में हम कोई रेस्ट्रिक्शन क्यों रखें, ए को यदि हम बहुत बड़ा कर दें, बहुत छोटा कर दें, ए को बहुत छोटा कर दें, जी का हाफ कर दें, तो ये साइन थीटा कितना आ जाएगा, जी बाय ए की जगह जी बाय 2, ये 2 आ जाएगा। इसको बहुत छोटा करेंगे तो ये 1 से ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, हम 2 आ गए, जो पॉसिबल नहीं। इसका मतलब है कि कुछ एक्सलेशन है जिसके लिए थीटा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये नहीं चलेगा, थीटा तो मिलना चाहिए हमें ना। यहाँ पर ये थोड़ी है कि जी से यहाँ और भी जी का एक्सप्रेशन का वैल्यू जी से कम रख रहे हैं तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। 10 के यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हो गया, कलर चेंज कर देते हैं,
यहाँ पर हो गया tan थीटा इक्वल टू a बाई जी। देखिए यदि a बहुत बड़ा कर दे तो भी tan थीटा का वैल्यू मिलता है, a बहुत छोटा कर दे तो भी tan थीटा का वैल्यू मिलता है। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है sin थीटा की तरह tan थीटा में। tan थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, -∞ टू +∞। तो a का वैल्यू जो भी रखना रखिए, एक थीटा का वैल्यू मिलेगा। तो लगता है ये आंसर होगा, और भी लेफ्ट में जा रहा है, राइट में नहीं बोला, चारों में लेफ्ट में दिया है, तो ये लग रहा है सही होगा। अभी सही कर लेते हैं, बाद में चेक करेंगे। थर्ड जो है सो देखते हैं, यहाँ पर sin थीटा इक्वल टू a बाई जी है, इसका भी लिमिटेशन है। यहाँ पर देखिए यदि a जो है सो g से बड़ा हो जाए, a जो है सो g से बड़ा हो जाए, तो sin थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, तो ये भी नहीं होगा। और फिर लास्ट में देखते हैं इसको, यहाँ पर tan थीटा है इक्वल टू g बाई a, तो a का किसी कोई भी वैल्यू देंगे ये तो पॉसिबल है, थीटा तो मिलेगा। लेकिन जरा सा ये देखिए, a का वैल्यू यदि हम 0 दे देते हैं तो tan थीटा कितना आ गया, इन्फिनिटी, मतलब थीटा पाई बाई 2। ये 0 का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन नहीं है इसमें, जब ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है या चुपचाप रुका हुआ है, तब ये एंगल कितना दिया, 90 डिग्री। ये क्या संभव है, कॉमन सेंस के अगेंस्ट है ना। यदि ये रुका हुआ है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। लेकिन ये बोल रहा है कि जब ये रुका हुआ है तब ये एंगल 90 डिग्री है, ऐसे, तो ये गलत हो गया। तो सही से जो आया वो यही आया। यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं था कि जब रुका हुआ था ये इक्वल टू 0, तो देखो ये एंगल कितना आया, थीटा 0 आ रहा था, ये इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0। ये कॉमन सेंस, ये सही चीज है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, और ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए जिसमें मैंने बिना सॉल्व किए केवल 2 चीजें मैंने यूज किया। एक चीज मैंने जो यूज किया वो है डायमेंशन चेक। डायमेंशन चेक करके देख लेते हैं कि सारे ऑप्शन सही हैं, सारे कोई एक ऑप्शन सही है या एक से ज़्यादा ऑप्शन का डायमेंशन सेम है। तो यदि एक से ज़्यादा डायमेंशन ऑप्शन का डायमेंशन सेम है तब उस केस में हम कॉमन सेंस लगाते हैं। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर तो डायमेंशन ही सबका सेम है, मतलब सेम डायमेंशन क्या है, यहाँ जो डायमेंशन है सबके लिए M0, L0, T0 है। तो इस केस में हमने कॉमन सेंस लगाया कि साइन थीटा का एक वैल्यू होता है -1 टू +1, और टेन थीटा का कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, सब कुछ है -∞ टू +∞। लेकिन यहाँ ये भी देखना पड़ेगा कि जब रुका हुआ है तो थीटा 0 होना चाहिए। तो ये कॉमन सेंस है, इसको यूज करके इसको बना दें। थैंक यू।